अगर आपको फिजिक्स में डर लगता है तो एक चीज़ याद रखना, दैट द फिजिक्स यू स्टडी इन क्लास 9 इज जस्ट अ ट्रेलर ऑफ व्हाट यू स्टडी इन क्लास 11 एंड वंस यू एंटर इन क्लास 11 एंड यू चूज साइंस जिसमें फिजिक्स तो कंपलसरी है, दैन द बुक जिससे आपने एक बहुत बड़ा एक हुआ बना दिया है, इट विल बी जस्ट अ पीस ऑफ पेपर फॉर यू। एडमिट करना होगा सर। स्टार्ट करते हैं सर। देखिए फिजिक्स है क्या, क्लास 9 का फिजिक्स सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ बाई माई पर्सनल एक्सपीरियंस, यही एक फिजिक्स है, यही एक क्लास है जिसमें क्लास 9 और 11 ही एक क्लास है जिसमें आपको फिजिक्स दिखता है कि हाँ हो रहा है ये चीज़, और उसी को आपको पकड़ के लाऊंगा मैं। समझ आना है, और समझ गए तो बस हो गया, जिल्ले हिला ही। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सर लॉज ऑफ मोशन में फोर्स के बारे में। फोर्स के दो इफेक्ट होते हैं। फोर्स के क्या होते हैं? दो इफेक्ट होते हैं। एक होता है कि अरे यार सिंपल सी बात है, किसी बॉडी पर मैंने फोर्स लगा दिया तो अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ मोशन में चला जाएगा, या स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगा। जाहिर सी बात है, अरे ये बॉडी रेस्ट में है, फोर्स लगाया चल गया आगे। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है कि कोई चीज़ अगर एक नॉन रिजिड बॉडी है, नॉन रिजिड बॉडी मतलब समझते हो ना, स्पॉन्ज टाइप का, कॉटन टाइप का कोई है, अगर मैंने उस पर फोर्स लगाया तो उसका डायमेंशन बदल जाएगा, यानी साइज शेप बदल जाएगा ना। क्लियर हो गया इफेक्ट ऑफ फोर्स। लेकिन फोर्स होता क्या है, ये तो बात समझे कि फोर्स सर होता क्या है, फोर्स का डेफिनेशन बताइए। तो सर मैं डेफिनेशन नहीं बताता। क्लास 8 तक आप डेफिनेशन पढ़ते हो आए हो, क्लास 8 तक का जो फिजिक्स है इज जस्ट अ जोक। पढ़ा ना पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास 9 ही फाउंडेशन है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो, समझना स्टार्ट कर दो। डेफिनेशन रटने से नहीं होने वाला सर फिजिक्स। फोर्स क्या चीज़ है सर? तो फोर्स एक फिजिकल कॉज है। फोर्स क्या है? एक फिजिकल कॉज है। अब यही नहीं समझ पाती है फिजिकल कॉज क्यों कह रहे हैं यार, कुछ और क्यों नहीं कह रहे? अरे जाहिर सी बात है, ये मान लीजिए पेन है, इस पर मैंने फोर्स लगाया, इसे तोड़ दिया, बीच से तोड़ दिया, इसका मतलब ये फिजिकली टूटा ना भाई, केमिकली कुछ हुआ क्या इसमें? मैंने इसको धक्का लगाया तो यानी फिजिकली ये मूव कर रहा है ना, केमिकली तो कुछ नहीं हो रहा। यानी फोर्स एक फिजिकल कॉज है जो किसी बॉडी को मूव करा देता है, या किसी बॉडी को रोक देता है, या किसी बॉडी के डायमेंशन को बदल देता है। डायमेंशन मतलब क्या? साइज और शेप बदल देता है। क्लियर होगी सर। अब फोर्स दो प्रकार का होता है, वाह वाह। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, अब हर एक सिलेबस आपका कवर होगा सर, एक टॉपिक नहीं छूटेगा। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एक टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, बता रहा हूँ। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई एक सरफेस है, अरे सरफेस ये सब हो गया। कैरम देखा है सर? कैरम आ गया सर, मान लीजिए उसका स्ट्राइकर मैंने पकड़ा, जमीन पर लिया, मारा टक, मारा टक, थोड़ी देर बाद जाके वो रुक जाएगा। रुकेगा ना? क्यों रुकेगा सर? वो आनंद तक क्यों नहीं जा रहा? क्यों? क्योंकि वहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है। और ये अगर टॉपिक समझ गए तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। रटना नहीं है, समझना है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रट लेते हो, समझना है ना, समझाऊंगा थोड़ी देर इस वीडियो में, हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक कंप्लीट करेंगे। तो किसी स्ट्राइकर को जब मैंने मारा तो वो थोड़ी देर गया, उसके बाद रुक गया। क्यों ऐसा हुआ कि मान लीजिए एक सरफेस है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इधर की तरफ फोर्स लगाया तो जो सरफेस होता है ना वो एक इक्वल अपोजिट फोर्स लगाता है, इक्वल अपोजिट फोर्स लगाता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, और यू कैन से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? दूसरा सर, मान लीजिए ये सरफेस है मेरा, इसके ऊपर मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ये बैलेंस्ड है ना सर, ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि जब ये बॉडी, जब कोई भी बॉडी किसी सरफेस के ऊपर है, इसी पे समझो सर, ये मान लीजिए ये सरफेस है, इसके ऊपर कोई एक ब्लॉक है, कुछ भी है सर, कुछ भी है। अब इसका कुछ एक वेट होता है, इसका कुछ एक वेट होता है। एक चीज इंटरेस्टिंग है, वेट और मास दोनों चीजें अलग होती हैं। क्लास 8 तक आप शायद क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए वेट क्या होता है एक्चुअली, बाद में पढ़ोगे, इससे पहले अभी बता दूं, वेट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वेट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कुछ और चीज नहीं है सर। समझेंगे हम, बढ़िया समझेंगे, कंफ्यूज नहीं कर रहा। अब देखिए ये सरफेस है, ये कोई बॉडी है, तो जो बॉडी है ना वो अपना वेट एक नीचे लगाती है, मास नहीं कह सकता सर, वो अपना एक वेट नीचे लगाता है। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है ना, अगर कोई बॉडी है तो वो अपना एक वेट नीचे लगाएगा। ये जो सरफेस है जितना ये वेट लगाएगा, वेट एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, याद रखना। तो जितना ये बॉडी वेट नीचे लगाएगा उतना ही इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएगा ये जो सरफेस है ऊपर की तरफ, ताकि ये एक इक्विलिब्रियम में रह पाए। वरना क्या होता सर? वरना क्या होता? ये सरफेस टूट जाता और ये बॉडी नीचे गिर जाता, अगर इक्वलाइज नहीं हो पाता सर। यहीं पे बात आती है, यहीं पे बात आती है। मैं देखिए एक टॉपिक के अंदर सारे टॉपिक घुस जाते हैं सर, यही थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन समझना पड़ेगा सर, थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ताकि सारा टॉपिक एक ही बार में क्लियर होता है। फोर्स, यहीं से एक चीज क्लियर होती है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या नाम आ गया? वेक्टर स्केलर। समझेंगे पहले आपके सेकंड चैप्टर में, मैं तो थर्ड चैप्टर ला रहा हूं ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बने। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड करता है।
मतलब यदि 5 न्यूटन का फोर्स इधर से आया और 5 न्यूटन का फोर्स इधर से आया, आयरन मैन आया, कैप्टन अमेरिका आया, दोनों ने सिविल वॉर के अंदर 2 मुक्का मारा, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, अरे मान लो 500 न्यूटन, तो 500 न्यूटन, बीच में क्या होगा सर? 0, कोई भी मूव नहीं कर पाएगा। ये कहते हैं ना, अरे देखा नहीं, पावरफुल जो सुपर हीरोज आते हैं एक ही बार में पंच मारते हैं, एक ही बार में विस्फोट हो जाता है, कोई आगे पीछे नहीं मूव करता, फोर्स क्या होता है? 0 हो जाता है। समझ गए? तो फोर्स है क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्या हो गया सर? इस फोर्स को हम क्या कहते हैं कि कोई एक बॉडी है वो इक्विलिब्रियम है, इस फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। फिजिक्स में एक चीज याद रखना, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ये सर, परपेंडिकुलर का मतलब ये सर, ये 90 डिग्री कोई चीज बना दे। नॉर्मल का मतलब आम नहीं होता, आम मतलब क्या? साधारण। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये हो गया, ये अपना क्या? फ्रिक्शनल फोर्स। फिर एक होता है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स नहीं कहते, टेंशन कहते हैं। तो टेंशन क्या है सर? तो टेंशन, आपको टेंशन नहीं देना चाहिए, आसान चीज़ है कि मान लीजिए ये कोई एक रिजिड सपोर्ट है, बहुत बढ़िया, और ये एक स्ट्रिंग है, बहुत बढ़िया, और यहाँ सर मैंने कोई एक बॉडी लटका दी है यहाँ से, तो उस बॉडी का कुछ ना कुछ वेट होगा। अब उस बॉडी का कुछ ना कुछ वेट होगा तो वो एक नीचे फोर्स लगाएगा ना, उस बॉडी के वेट के चलते वो एक नीचे फोर्स लगाएगा, वो नीचे जाना चाहेगा। अरे जाहिर सी बात है, मैं आपको लटका दूं इस तरीके से तो आप नीचे ही जाओगे ना। क्यों? क्योंकि नीचे से आपका एक ग्रेविटी खींच रहा है, आ जा बेटा नीचे आ जा, ठीक है, खींच रहा है ना। तो वही चीज है सर, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज ओनली कॉल्ड वेट। तो ये जो बॉडी है वो नीचे एक वेट लग रहा है सर, उसका नीचे एक वेट लग रहा है। ये बॉडी यहां पर लटका क्यों है? क्योंकि एक अपोजिट इक्वल फोर्स यहां पर लग रहा है और उसका नाम है सर टेंशन। उसका नाम है टेंशन। मतलब जितना वेट वो बॉडी नीचे लगा रहा है उतना ही ये जो स्ट्रिंग है वो ऊपर की तरफ लगा रहा है। उस अपोजिट एंड इक्वल फोर्स को हम कहते हैं टेंशन, जो एक स्ट्रिंग के अंदर लगता है। अब एक चीज, खास चीज देखोगे जो आपके किताब में लिखा हुआ है साफ शब्दों में, अगर मैंने यहां से लेके ये काट दिया, यहां से लेके ये स्ट्रिंग काट दिया, तो क्या होगा कि ये जो स्ट्रिंग है वो ऊपर की तरफ भाग जाएगी एक ही बार में, सड़क से। क्या करेगा? सड़क से ऊपर भागेगा। इससे मैं ये पता चल रहा कि इस टेंशन फोर्स ऑपोजिट लग रहा था। फील करके देखा? फील करके नहीं देखा? नीचे से एक रस्सी को लेके, एक स्ट्रिंग को लेकर मैं खींच रहा हूं, यहां से वेट लगा रहा हूं, एक ही बार मैंने ये वेट छोड़ दिया तो वो जो रस्सी है वो ऊपर की तरफ भागेगी, वो जो स्ट्रिंग है वो ऊपर की तरफ भागेगा। इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि टेंशन एक अपोजिट और इक्वल फोर्स है। क्लियर होगी बात? ठीक है। फिर एक वैसे ही एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है। ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात है सर, कॉन्टैक्ट फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब ये हुआ कि एक मान लीजिए एक सपोर्ट है, यहां से मैंने क्या कर लिया, यहां से मैंने स्ट्रिंग ले लिया। अब इसको मैंने क्या किया? स्ट्रिंग को मैंने लेके खींच दिया। स्ट्रिंग को मैंने क्या कर दिया? स्प्रिंग, यार स्ट्रिंग नहीं, इसको मैंने क्या कर दिया? लेके खींच दिया इस तरीके से। तो जाहिर सी बात है, इसको लिख के नहीं समझ आना, स्प्रिंग देखा है ना, स्प्रिंग को लेकर खींचोगे तो क्या करेगा? वो वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। खींचा, छोड़ दिया, सड़क उसी पोजीशन पे आ गया। यानी जब मैंने यहां से फोर्स अप्लाई किया, अपना हुआ, तब ये जो स्प्रिंग है वो एक अपोजिट इक्वल फोर्स लगाता है और उस अपोजिट इक्वल फोर्स को हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। अब इसी तरीके से क्या होता है कि मान लीजिए स्प्रिंग को मैंने कॉम्प्रेस कर दिया, दबा दिया, तो यहां पर मैं फोर्स लगा रहा हूं। मेरा फोर्स कहां है? अंदर की तरफ, मैं इसे दबा रहा हूं। अब इसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए एक अपोजिट इक्वल फोर्स लगेगा अपने पोजीशन को रीस्टोर करने के लिए, और उस फोर्स को हम कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, और फिर वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। वैसे ही कॉलिजन का एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉलिजन का एक कॉन्सेप्ट होता है, देखिए मान लीजिए ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी का नाम बी है और इस बॉडी का नाम ए है। क्लियर है? इन दोनों बॉडी को मैंने क्या कर दिया? एक दूसरे के तरफ फेंक दिया। क्या कर दिया? फेंक कर दिया, ठीक है। क्या हुआ सर? यहां से एक फोर्स लग रहा है, यहां से एक फोर्स लग रहा है, बहुत बढ़िया सर। ये बॉडी क्या कर गई? कोलाइड कर गई। क्या कर गई? कोलाइड कर गई। अति उत्तम। क्या कर गई? कोलाइड कर गई। ओके, ये बी है और ये ए है। ये यहां पर फोर्स लगा रहा है ए के ऊपर। बी जो बॉडी है वो एक फोर्स लगा रहा है ए के ऊपर। अब यहीं पे एक कॉन्सेप्ट और समझोगे, यहां पे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। बुक में लिखा होता है ना, बी ए और ए भी कंफ्यूज होते हो। इसका मतलब ये है बी जो बॉडी है वो ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है, यानी फोर्स ऑन, ओके उल्टा लिख दिया, सॉरी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। आई बात समझ में? ये बॉडी क्या है सर? ये बॉडी ए है और ये बॉडी क्या है सर? ये बॉडी बी है। तो ये जो बॉडी है वो इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो इस बॉडी ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, यानी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी।
और उसी तरीके से ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। कॉन्सेप्ट शायद आपको क्लियर हुआ होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, क्लियर है। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये क्लियर होना पूछा नहीं जाएगा होपफुली आपके एग्जाम में, बट हाँ जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं सर, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, तो इसको मैंने लिया, छोड़ दिया, नीचे गया, देखो गिर गया। क्यों गिरा सर, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ये दिख रहा है क्या, कोई नीचे से पकड़ के हाथ से खींच रहा है क्या, नहीं, मिस्ट्री इज मिस्ट्री सर, कौन खींच रहा है सर, पढ़ेंगे बढ़िया से कैसे खींच रहा है। वैसे तो लोग कहते हैं, आप पढ़ते हो कि हर एक बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते जो हमारा ये सोलर सिस्टम है ना, उसमें घूमते रहते हैं ये सारे जो प्लैनेट्स हैं। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो क्या कहलाता है, प्लैनेट्स सन के जो रिवॉल्व कर रहे हैं, इट्स नॉट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स ड्यू टू यूनिवर्स इस तरीके से एक डिस्क शेप में ही है। अभी नहीं समझ में आएगा आपको, चलिए। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ये है सर, एक मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स देखा है ना, चुंबक के लिए चिपक गया, आयरन के पास लाए चिपक गया। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, ड्राई हेयर है, ड्राई हेयर है तो मजे लो, देखो क्या करो, कॉम्ब लो, कॉम्ब किया, कंघी लिया, थोड़ी देर तीन चार बार रगड़ो, उसके बाद थोड़ा सा छोटे छोटे करके वो पार्टिकल्स बनाओ या पेपर लो, उसके बाद देखो चिपक जाएगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये क्लियर है सर। आगे अब बात करते हैं हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के बारे में, जिसे हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ नहीं मुझे कहना चाहिए, गैलीलियो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि गैलीलियो का ही चुराया धरा है, जिसे लॉ के फॉर्म में लिख दिया गया। लेकिन न्यूटन ने दूसरे बाकी बहुत चीज़ें दी हैं, ग्रेविटी के बारे में बोला है, सेकंड लॉ थर्ड लॉ न्यूटन का ही है, लेकिन फर्स्ट लॉ तो गैलीलियो साहब के पास है, गैलीलियो। तो गैलीलियो ठीक है। तो क्या होता है, गैलीलियो के आने से पहले लोग क्या सोचते थे, लोग ये सोचते थे कि किसी बॉडी को, मान लीजिए साइकिल है, साइकिल मैंने लिया, मैं पेडल मार रहा हूँ, अब मुझे साइकिल को उसी सेम डायरेक्शन में रखना है, उसी सेम स्पीड के साथ रखना है, तो मुझे बार बार पेडल मारना होगा। इसमें क्या अनयूजुअल लगा, कुछ नहीं लगा। गैलीलियो से पहले लोग यही सोचते थे कि किसी बॉडी को अगर स्टेट ऑफ मोशन में रखना है तो तुम्हें एक एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूसली अप्लाई करना होगा। किसी चीज को स्टेट ऑफ मोशन में रखना है मतलब बार बार तुम्हें एक एक्सटर्नल फोर्स तुम्हें कंटिन्यूसली अप्लाई करना होगा। लेकिन गैलीलियो ने कहा कि नहीं सर, ऐसा है ही नहीं बात। गैलीलियो ने कहा कि ऐसी बातें है नहीं, साइकिल अगर चल रहा है तो वो चलते ही जाएगा, तुम चाहे पेडल मारो ना मारो, मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन साइकिल रुकता क्यों है, क्योंकि वहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स होता है। अरे अभी तो पढ़ गया है फ्रिक्शन, याद आई बात। मतलब अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन until and unless a external force is applied। मैंने डेफिनेशन वाली बात कर दी, लेकिन अब समझना क्या है, फील क्या लेना है। साइकिल चल रहा है, साइकिल चल रहा है, लोग क्या सोचते थे गैलीलियो से पहले कि अगर एक ही स्पीड के साथ रखना है, एक ही डायरेक्शन में रखना है, तो मैं कंटिन्यूअसली क्या करना होगा, पेडल मारना होगा, यानी फोर्स लगाना होगा। लेकिन गैलीलियो ने कहा कि नहीं, क्यों फोर्स लगाना है। अगर कोई साइकिल चल रहा है, कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा until and unless an external force is applied। साइकिल क्यों रुक रहा है, अगर आप पेडल मारना छोड़ दे रहे हो तो साइकिल क्यों रख रहा है, क्योंकि टायर्स और सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या है सर, अपोजिट फोर्स है, उसी चलते वो रुक जाता है। मान लीजिए फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल को क्या कर लिया, घास पे मैंने लेके किक मारा तुम, अब वो थोड़ी देर बाद जाके क्या कर जाएगा, रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि एक फ्रिक्शन फोर्स है। अगर इस फ्रिक्शन फोर्स को हमने रिड्यूस कर दिया, फुटबॉल को मैंने क्या कर दिया, एक चिकने सरफेस पे मारा, तो वो ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस पे लेगा। और इफ समहाउ मैंने इस फ्रिक्शन फोर्स को खत्म कर दिया, तो अगर मैंने फुटबॉल को मारा, किक किया, तो वो अनंत तक जाएगा, जब तक कोई लेके उसे रोक ना ले अपने पैरों से। समझ में आई बात, ओके। तो डिफाइन किया जाए सर, अगर आप लिख रहे हो कि अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अंटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, कट हो जाएगा मार्क्स। A body in motion will remain in motion with the same speed and same direction। ये जो same speed और same direction, जितना इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, अरे यार साइकिल को सेम स्पीड में रखना है, सेम डायरेक्शन में रखना है, जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। अरे मतलब अगर डायरेक्शन में बदल दे रहा हूं, उसका मतलब क्या हुआ कि मैं फोर्स लगा के उसका जो वो हैंडल है वो बदल दे रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट है, सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन। वैसे ही अ बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन इन इट्स रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जाहिर सी बात है, आप पबजी खेलने बैठ जाते हो, अब जब तक लेके मोबाइल को स्विच ऑफ ना कर दे, जब तक डंडे ना जड़ जाएं,
जब तक आपका दिमाग ना काम कर जाए तब तक आप खेलते ही रह जाओगे। ये हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब बात करते हैं इनर्शिया की। तो इनर्शिया इसी में से आता है सर, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही इनर्शिया आ जाता है, और न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही व्हाट वी से फोर्स का भी एक डेफिनेशन आ जाता है। तो इनर्शिया समझा जाए तो इनर्शिया बेसिकली ढीठ आप शब्द सुना है ना, ढिठाई, तो ढिठाई है इनर्शिया। इनर्शिया एक बॉडी का एक टेंडेंसी है कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। क्लियर है बात? मतलब अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, और इस टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे हुआ बना रखा है। और वैसे ही इनर्शिया, अगर कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर आप एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो। एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो दिक्कत आ जाएगी, इनर्शिया आपका टूट जाएगा। एक चीज देखा गया कि जितना बड़ा मास हो उतना ज्यादा इनर्शिया हो जाएगा, जितना ज्यादा मास हो उतना ज्यादा इनर्शिया हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कैसे समझे कि मान लीजिए एक क्या कहलाता है, आपके पास क्रिकेट का बॉल है और एक टेनिस बॉल है। ये क्या है, क्रिकेट बॉल है और ये एक टेनिस बॉल है। क्रिकेट बॉल मिलता है आपके 450 550 रुपए का, एकदम लेदर का बना होता है, सिर पे लग जाए तो जैसी आराम। और जो आपका टेनिस बॉल होता है वो तो आराम से जिल्ला हिलाइए पकड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लीजिए क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल को एक ही साथ क्या कर दिया गया, रोल करवा दिया गया, एक ही साथ सेम फोर्स लगा के रोल करवा दिया गया। टेनिस बॉल ज़्यादा दूर तक जाएगा, क्रिकेट बॉल ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, यानी बॉडी जो है वो मोशन में नहीं रहना चाहेगा। क्लियर है? अब वैसे ही टेनिस बॉल को अगर मान लो टेनिस बॉल को मैंने छोड़ दिया सेम फोर्स के साथ, वो ज़्यादा दूर तक क्यों जा रहा है? क्योंकि उसका इनर्शिया ही कम है। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, डायरेक्टली मास के प्रोपोर्शनल कह सकते हो, कहना तो नहीं चाहिए, कह सकते हो, ठीक है। मास के डायरेक्टली इनर्शिया वो होता है। अरे टेनिस बॉल को आपने बोला भेज दिया, फोर्स लगा दिया, और क्रिकेट बॉल भी फोर्स लगा दिया। टेनिस बॉल ज़्यादा दूर तक क्यों जाएगा? उसके पास इनर्शिया कम है, वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है बेचारा, ठीक है, क्योंकि मास ही कम है। और वैसे ही मोटा एकदम वो समझो, किसी को ऑफेंस नहीं करना चाहूँगा, अब समझाने के लिए बस कह रहा हूँ, कोई मोटा आदमी है, चाहूँगे कि धक्का देके फेंक दिया जाए, नहीं कर पाओगे, अपने उलट जाओगे। क्यों? क्योंकि उसके पास ज़्यादा इनर्शिया है, ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा। समझे? और वैसे ही वैसे बोल रहा हूँ ना, इनर्शिया मतलब ढिठाई। ढिठाई मतलब क्या हुआ? जिद। समझे? इनर्शिया मतलब जिद। कोई आदमी दौड़ रहा है, एकदम जिद्दी आदमी है, अब दौड़ते 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 चाहोगे कि रोक दिया जाए तो नहीं रुक पाएगा जब तक वो बहुत ज़्यादा ढिठ नहीं है। इनर्शिया मतलब समझाने का मैंने प्रयास किया। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है और एक चीज़ होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। एक चीज़ होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक चीज़ होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। समझा जाए, इंटरेस्टिंग है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझा जाए। आप ट्रेन में बैठे हो, क्या किया आपने? ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठो, खड़े हो, बस में खड़े हो। एक ही बार में जब बस स्टार्ट हो जाता है, सडनली एकदम हाई स्पीड में बस जाता है, तो अब क्या होता है ये बताओ? आपका पैर क्या होता है? रेस्ट पे होता है, आपका पूरा शरीर रेस्ट पे होता है। एक ही बार में गाड़ी मोशन में आती है तो आपका पैर जो है वो गाड़ी से कनेक्टेड है, यानी पैर मोशन में आ गया, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रेस्ट में है, और इनर्शिया के चलते वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अब जो मेरा पैर है वो तो आगे बढ़ गया, लेकिन जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो इनर्शिया के चलते, डेटा के चलते स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहेगा, टेंडेंसी है उसका, तो वो इस तरीके से पीछे उड़क जाएगा। क्लियर हुई बात? नहीं क्लियर हुई तो रिवाइंड करके देखो। वैसे ही एक और एग्जांपल है, आपके बुक के एग्जांपल है, सारी चीजें बता रहा हूँ, क्वेश्चन अगर रिवीजन में आ जाते तो आराम से कर लोगे। कारपेट लिया, कारपेट लेते हो, एक डंडा लिया, मान लो कारपेट है, ये डंडा है। क्या कह रहे किया मैंने? बूम मारा इस पे। क्या किया मैंने? बूम मारा इस पे। होता क्या है कि सारे डस्ट पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं। कैसे? अब देखो, जब मैंने कारपेट पे स्टिक लेके मारा तो जो कारपेट है जिस पॉइंट पे लगा, उसको जिस पार्ट पे लगा ये स्टिक, वो पार्ट नीचे चला गया। अब जो डस्ट पार्टिकल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के चलते वो उसी जगह पे रहना चाहेंगे, कहेंगे कि नहीं हम बाहुबली हैं, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हमारे पास इनर्शिया है, हमारे पास टेंडेंसी है, तो जाओ नीचे गिर जाओ, डस्ट पार्टिकल गए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। फिर आपका क्या एग्जाम्पल है सर? तो फिर क्या एग्जाम्पल? जाहिर, अरे यार ये फिजिक्स क्या कहा जाए, कैरम देखा है? तो कैरम में हम क्या करते हैं, दो इमारतें बताते हैं ना, उजला और लाल करके, उजला और काला होता है, हाँ, व्हाइट और ब्लैक होता है, उसको हम इमारत बना लेते हैं, एक ही के ऊपर एक चढ़ाते हैं। अब उसमें जो एकदम शादर खिलाड़ी होता है वो क्या करता है, नीचे वाले को पकड़ता है, सबसे नीचे वाले में मारता है, एकदम तेजी से नीचे वाला निकल के चला जाता है गोटी, और ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं। क्यों होता है? इट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या हुआ कि नीचे में जब मारा तो नीचे वाला मोशन में आ गया और ऊपर वाले जो हैं वो तो रेस्ट में है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के चलते हैं, तो वो उसी पोजीशन में रहना चाहेंगे, वो अब रेजिस्ट करेंगे मोशन में, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के चलते जब वो नीचे वाला उड़ जाएगा तो नीचे आ जाएंगे, वो हिलेंगे नहीं क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट है उनके पास। ठीक है, ओके। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है?
इनर्शिया ऑफ मोशन वही है कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, उसका टेंडेंसी है। अब इसका एग्जांपल ये है कि कोई कार अगर मान लीजिए चल रहा है, एक ही बार में ब्रेक लग गया, आप आगे भाग जाते हो। क्यों भागते हो? कार चल रहा है, आपका पैर जो है कार से कनेक्टेड है, आपका पूरा बॉडी कार से कनेक्टेड है। एक ही बार में क्या हुआ, आपका पूरा बॉडी क्या है, मोशन में है, आपका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मोशन में है, लोअर पार्ट भी मोशन में। एक ही बार में क्या हो, कार रुक गया, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कार से सबसे ज्यादा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में है, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या हो गया, स्टेट ऑफ रेस्ट में आ गया। लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी तो पहले क्या था, मोशन में था। अब इनर्शिया ऑफ मोशन के चलते वो कहेगा कि नहीं, हम मोशन में ही रहना चाहेंगे, टेंडेंसी अपना दिखाएगा। अब उसके चलते क्या होगा कि ये पार्ट रुक गया, ये मोशन में है, आगे की तरफ झुक जाएगा। क्लियर होगी बात? नहीं क्लियर होगा रिवाइंड करके देखो। एक चीज बता रहा हूं, कहते हैं ना कि चलती बस या चलती ट्रेन से कूदा नहीं जाता, कूद के देखो पैर टूट जाएंगे, याद रखना। अब कूदना तो नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए इमरजेंसी कंडीशन है, ये डिस्क्लेमर के साथ बता रहा हूं, अगर इमरजेंसी कंडीशन है फिर भी मतलब मान लीजिए कूदना ही है, 2 मिनट का स्टॉप है, जल्दी कूद के कहीं जाना है, पैर टूटने से बचाना है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है तो पैर बच जाएंगे। आप क्या होते हो, बंदा जब बंदा बंदी जो भी है क्या कहलाता है, बस चल रहा है, आपने क्या किया, पैसा आपके पास नहीं है, टीटी जो कलेक्टर जो होता है ना, कंडक्टर जो है वो पीछे गया हुआ है, आपने क्या किया, डोर के पास से कूद गए। जैसे ही आप जमीन पे रुकोगे पैर टूट जाएंगे, गिर जाओगे, पैर नहीं टूटेंगे, गिर जाओगे, दब से माथा फूट जाएगा, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। बचने के लिए क्या करना है, जैसे ही आपने कूदा तो जिस गति से, जिस डायरेक्शन में बस जा रहा है, ट्रेन जा रहा है, उसी डायरेक्शन में दौड़ते रहो थोड़ी देर के लिए, फिर रुको। क्यों होता है कि देखिए, ट्रेन आप बैठे हो, ट्रेन में आप खड़े हो, सारा बॉडी आपका क्या है, मोशन में है। आप एक ही बार में जब आप जमीन पे कूदे तो उसके चलते आपका जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या है सर, अभी भी तो मोशन में ही है। इनर्शिया ऑफ मोशन के चलते वो तो चाहेगा कि मोशन में रहे, तो चलते आप आगे की तरफ गिर जाओगे। अब ना गिरने के लिए आप क्या करोगे, जैसे ही आपने कूदा तभी दौड़ते रहो थोड़ी देर के लिए और फिर रुक जाओ, उसके चलते आपका बॉडी धीरे धीरे रुक जाएगा। क्लियर है बहुत? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ट्रेन में मैं बैठा हूँ, मैंने क्या किया कि एक बॉल है मेरे पास, मैंने ऊपर उठा के फेंका तो मेरे हाथ में ही आ गया। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जब बॉल ऊपर फेंका तो वो पीछे आगे चला गया। क्यों मेरे हाथ में आ गया? क्योंकि जब ट्रेन में बैठे हैं, जिस मोशन से ट्रेन चल रहा है उसी मोशन में मैं चल रहा हूँ, उसी मोशन में मेरा बॉल चल रहा है। अब जब मैंने बॉल को ऊपर उछाला तो बॉल के पास क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, यानी फिर भी वो चाहता है कि वो मोशन में ही रहे, भले ही वो हवा में है, वो चाहता है कि वो मोशन में ही रहे। उसी के चलते मेरे और जो बॉल फेंका मैंने ऊपर वो सेम स्पीड के साथ जा रहा है, वो इनर्शिया ऑफ मोशन के चलते वो मोशन में ही रहना चाहेगा और फिर सिंपली मेरे हाथ में आ जाता है। सो हमने आज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट किया, कल हम सेकंड लॉ और थर्ड लॉ कंप्लीट करेंगे, फिर हम ग्रेविटेशन खत्म करेंगे। 3 वीडियो में आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो।